वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। मंदिर के बड़े दरवाजे से गुजरकर जब मैं अपनी कोठरी में पहुंचा तो बरामदे की जानिब मुझे करीम भाई नजर पड़ा। वो जोगियों के भेस में था और बरामदे के पास जमीन पर बैठा था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, मेरे पास आया और बोला, तुम कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ। मैंने कोठरी का ताला खोलते हुए कहा, समंदरी झील की तरफ सुबह सुबह सैर करने गया था, वापसी पर रास्ता भूल गया। वो मेरे साथ ही कोठरी में आ गया। हम चारपाई पर बैठ गए, दरवाजा खुला ही रखा ताकि कोई वहां से गुजरे या हमारी तरफ आए तो हम अपनी बातों का मौजू बदल सकें। करीम भाई कहने लगा, हालात ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। मैंने पूछा, क्या असलहे वाला जहाज किसी दूसरी बंदरगाह की तरफ चला गया है? कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज भारी मिकदार में असलहा वगैरह लेकर द्वारका के साहिल पर ही है। तो फिर सूरत हाल कैसे बदल गई? मेरे इस सवाल पर उसने कहा, सूरत हाल इस तरह बदल गई है कि जहाज तो द्वारका की बंदरगाह पर है, मगर उसमें लदा हुआ सारा असलहा, कोबरा हेलीकॉप्टर, मीडियम फील्ड गन्ने और तोपों टैंकों की गनों के पुर्जे जहाज से उतार कर द्वारका के किले में जो फौजी एम्युनिशन डिपो है वहां पहुंचा दिए गए हैं। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, इतनी जल्दी ये सारा माल कैसे किले में पहुंचा दिया गया? जहाज बंदरगाह पर कब लगा था? करीम भाई ने सांस लेकर कहा, जहाज के द्वारका पहुंचने का हमारा अंदाजा गलत था। जिस रोज मैं द्वारका पहुंचा तो मुझे पता चला कि जहाज को गोदी में लगे 2 रोज हो गए हैं और जहाज पर से सारा असलहा वगैरह उतार कर द्वारका के किले में पहुंचा दिया गया है। मैंने कहा, इसका मतलब है अब हमारा टारगेट मर्चेंट नेवी का जहाज नहीं बल्कि द्वारका का किला है। फिर बोला, जहाज का टारगेट इतना मुश्किल नहीं था, वो खुला टारगेट था, मगर द्वारका फोर्ट के अंदर जाकर असलहा तबाह करने में हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये गुजरात काठियावाड़ का अहम तरीन फौजी अड्डा है। इसमें फौजी साजो सामान और गोला बारूद का भारी जखीरा हर वक्त मौजूद रहता है, जहाँ इंडियन फौज के हिफाजती यूनिट हर वक्त चौकस रहते हैं। किले का सिर्फ एक ही बड़ा दरवाजा है जहाँ फौजी गार्ड पहरा देती है। किले के ऊपर 2 मशीन गन्ने पोस्ट हैं। बाकी किले के चारों तरफ बड़ी ऊंची पुरानी दीवार है। उस दीवार पर भी फौजी असलहा लेकर हर वक्त गश्त करते नजर आते हैं। ये सारी मालूमात द्वारका में मौजूद हमारे खास आदमी ने मुझे मुहैया की है। मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई, 1000 बरस पहले इसी किले को महमूद गजनवी की फौजों ने अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में फतह किया था। यही किला था जिसके दिफा के लिए हिंदू राजा अपनी सारी फौजें लेकर मुजाहिदीन इस्लाम को शिकस्त देने जमा हो गए थे। हिंदू राजाओं का ख्याल था कि वो इतने बड़े लश्कर के सामने मुसलमानों की छोटी सी फौज को पहले ही हल्ले में शिकस्त दे देंगे, मगर शिकस्त किसकी हुई थी? कुफ्फार की। महमूद गजनवी की छोटी सी फौज ने हिंदू राजाओं के बहुत बड़े लश्कर को काट कर रख दिया था। हमें अपने मुजाहिदों की तारीख को हमेशा सामने रखना होगा। तुम कुफ्फार की तादाद और उनके दिफा पर मत जाओ। अगर हमारे सीनों में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की शमा रोशन है, अगर हमारे दिलों में अल्लाह की राह में शहीद होने का जज्बा जिंदा है, तो फिर हमें अपने मिशन में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। करीम भाई मुझे अजीब हैरान नजरों से देखने लगा। मेरा नाम लेकर बोला, तुम मुझे इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के एक मुजाहिद लग रहे हो। मैंने उसे बिल्कुल न बताया कि मेरे अंदर ये जज्बा जो थोड़ी देर के लिए शैतान के बहकावे में आकर सो गया था, दोबारा जिस मर्द मुजाहिद ने बेदार किया है वो सुल्तान महमूद की फौज का एक शहीद मुजाहिद ही था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, करीम भाई, हिंदुस्तान के हर मुसलमान को अब सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के मुजाहिद बनने की जरूरत है, क्योंकि 1000 बरस बाद यहाँ एक बार फिर कुफ्र इस्लाम की जंग लड़ी जा रही है। करीम भाई ने पुरजोश लहजे में सीने पर हाथ रख कर कहा, दोस्त, हम ये जंग पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ेंगे। अगरचे हम निहत्ते हैं और हम पर काफिरों की हुकूमत है, हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारी कोई बाकायदा फौज नहीं, मगर हमारे दिलों में इस्लाम की शमा रोशन है, हमारी जबान पर कलमा तौहीद का विर्द जारी है, हमें अपने अजीम इस्लामी विरसे की अजमत का एहसास है। हम ये जंग उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में हम मुसलमानों को हमारे जायज हुकूक नहीं मिल जाते। मैंने उठकर करीम भाई को अपने सीने से लगा लिया और कहा, करीम भाई, हम दीनी भाई हैं, इस्लामी भाई हैं, हमारे दरमियान इस्लाम का कभी न टूटने वाला रिश्ता कायम है। ये कभी मत सोचना कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तुम्हारी जबान और है और मेरी जबान और है, ऐसा ख्याल कभी अपने दिल में मत लाना। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने वाले मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम है, हमारी जबान इस्लाम है, हमारा सूबा, हमारा वतन इस्लाम है। हम दोनों की आंखों में आंसू छलक उठे। ये अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में छलकने वाले आंसू थे। ये यकजहती, ताकत और नाकाबिल शिकस्त तवानाई के आंसू थे। मैंने करीम भाई से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं संत जी को नाश्ते का कहकर आता हूँ। उसने पूछा, ये संत जी कौन है? मैंने हंसकर कहा, सोमनाथ के मंदिर में आने वालों का तिलक लगाते हैं,
तुम तो बाहर ही से तिलक लगा कर आए हो। मैंने उन्हें इस कोठरी का 1 हफ्ते का किराया और राशन के पैसे सब अदा कर दिए हैं। मैं कोठरी से निकलकर महिंत के पास आ गया। वो मुझे देखकर बोला, महाराज आप कहाँ चले गए थे? लड़का दोबारा नाश्ता लेकर आपकी कोठरी में गया था। मैंने कहा, हम साधु संत हैं, सुबह बाहर दरख्तों में बैठकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, इसीलिए देर हो गई। मेरा एक बनारस का जोगी भाई भी आया हुआ है, 2 आदमियों के लिए नाश्ता भेज दीजिए। संत बोला, जो हुक्म महाराज, अभी भिजवाता हूँ। नाश्ता करते हुए मैंने करीम भाई से पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि कोबरा हेलीकॉप्टर और मीडियम फील्ड गन्ने जो खास तौर पर कश्मीर के महाज पर भेजने के लिए मंगवाई गई हैं, इन्हें जितना जल्दी हो सके तबाह कर दिया जाए। करीम भाई ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। अभी तक तो ये सारा असलहा द्वारका के फौजी कले में ही पड़ा है, मगर इसे बहुत जल्द कश्मीर के महाज पर रवाना कर दिया जाएगा। और इस बार ये असलहा किसी एक खास फौजी ट्रेन में लाद कर नहीं ले जाया जाएगा। मडघाट के स्टेशन पर असलहे की गाड़ी के तबाह हो जाने के बाद फौज असलहे की इस खेप को मुख्तलिफ ट्रकों और मुख्तलिफ गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा करके रवाना करेगी। अगर एक बार ये फौजी साजो सामान कले से निकल गया तो फिर उसे तबाह करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। हमें जो कुछ करना है इस कले के अंदर ही करना है। मैंने उससे पूछा, द्वारका में हमारे कोई ऐसे आदमी हैं जिनका कले के अंदर आना जाना हो? करीम भाई कहने लगा, हमारा द्वारका में कोई बाकायदा गिरोह नहीं है, यहाँ मुसलमान वैसे ही कम तादाद में रहते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही आदमी हैं। मैं इनमें से एक आदमी नई पुरानी इमारतों में लकड़ी का काम करता है। वो एक मेहनत कश गरीब गुजराती मुसलमान है और महज इस्लाम के और हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद के जज्बे की खातिर हमारे गिरोह में शामिल हुआ है। दूसरा आदमी म्यूनिसिपल कमेटी द्वारका का मामूली ठेकेदार है। वो सूरती मेमन है। बड़ी ठेकेदारियां तो हिंदुओं के हाथों में हैं, लेकिन छोटा मोटा ठेका उसे भी मिल जाता है। तुम मेरे साथ द्वारका चलोगे तो वहाँ कोई प्रोग्राम तय करेंगे, फिर मैं तुम्हें उन लोगों से भी मिलाऊंगा। नाश्ता करने के बाद हम सोमनाथ के एक लारी अड्डे से बस में बैठे और द्वारका पहुंच गए। सोमनाथ से द्वारका का फासला चंद 1 मील ही था। द्वारका में भी मंदिरों की भरमार थी। खस्ता हाल सड़कों पर बैलगाड़ियां, पुराने रिक्शे और कहीं कहीं यक्का टाइप के तांगे ही चल रहे थे। द्वारका का कला शहर से बाहर समंदर के किनारे पर वाक़ था। उसकी एक दीवार समंदर की तरफ थी। करीम भाई मुझे लारी अड्डे से अपने लकड़ी का काम करने वाले आदमी के घर ले जाने की बजाय एक ऐसी गरीब बस्ती में ले आया जहां दलदली मैदान के किनारे किनारे टूटी फूटी दीवारों और छप्परों की छतों वाले क्वार्टर्स और झोंपड़ियां दूर तक चली गई थीं। इसी गरीब बस्ती में एक झोंपड़ी नुमा क्वार्टर करीम ने किराए पर ले लिया था। वो हिंदू जोगी के रूप में वहां आया था और उसने ये जाहिर किया था कि वो हरिद्वार से द्वारका और सोमनाथ के मंदिरों की यात्रा के लिए आया है। झोंपड़ी नुमा क्वार्टर का सिर्फ एक ही कमरा था जिसकी दीवारों का प्लस्तर उखड़ा हुआ था। जमीन पर नारियल के पत्तों की सफ बिछी थी। कोने में पानी की सुराही और मिट्टी का प्याला रखा हुआ था। उस वक्त अभी दिन के 11 ही बजे थे। मेरा हुलिया भी जैनी धर्म के साधुओं वाला था। इस एतबार से हम दोनों जोगी और साधुओं के हुलिये में थे। जिस किसी ने भी हमें बस्ती में देखा था वो यही समझे कि ये 2 साधु यात्रा करने द्वारका आए हुए हैं, क्योंकि द्वारका और सोमनाथ में हमारे हुलिये के बहुत साधु जोगी फिरते रहते थे। करीम ने मुझे झोंपड़ी नुमा क्वार्टर में बिठाया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने आदमी के पास जाता हूँ और कुछ मजीद मालूमात लेकर आता हूँ। वो चला गया। मैं सफ पर लेट गया। मैंने द्वारका के कले में दाखिल होने के हर पहलू पर गौर किया। ये एक फौजी कला था और बकौल करीम भाई के कले में सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम था। गेट पर हर वक्त मुसल्लह गार्ड मौजूद रहती थी। दरवाजे के ऊपर मशीन गन पोस्टें थीं। कले की दीवार के ऊपर भी संतरी ड्यूटियां बदल बदल कर दिन रात गश्त करते रहते थे। इस एतबार से कले के अंदर किसी सिविलियन का जाना मुमकिन न था। वो कले के अंदर छोटे मोटे काम करने वाला न हो। ऐसे आदमी के पास भी सिक्योरिटी की तरफ से दिया गया शनाख्ती कार्ड जरूर मौजूद होता होगा। ये मिशन मुझे मडघाट वाले फौजी ट्रेन उड़ाने से ज्यादा पेचीदा लग रहा था। कोई 1.5 घंटे बाद करीम भाई वापस आ गया। वो अपने साथ उबले हुए चावल जिनमें आलूओं की भाजी मिली हुई थी और 6-7 छोटे छोटे फुलके रुमाल में बांध कर लाया था। जब उसने सफ पर बैठकर रुमाल खोला तो मैंने हंसकर कहा, करीम भाई तुम जोगियों के हुलियों में हो, ये भोजन कहीं से मांग कर तो नहीं लाए? करीम हंस पड़ा। कहने लगा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान अपने इस हक के लिए तो दुश्मन हुकूमत से लड़ रहे हैं कि हमें हिंदुओं के आगे हाथ न फैलाने पड़े। मैंने माजरत पेश की और कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोला, मुझे मालूम है, ये तो मैं समंदर के किनारे अपने जिस हाइड आउट में अपने आप को सूरज देवता का पुजारी साधु जाहिर करके रह रहा हूँ, वहाँ हमारा आदमी जो लकड़ी का काम करता है मेरे लिए लेकर आया था। इसमें मेरे लिए दोपहर और रात दोनों टाइम का खाना था। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि हमारा एक और सरफरोश कमांडो भी द्वारका पहुंच गया है तो वो कहने लगा, मैं और खाना ले आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, उस वक्त ये हम दोनों के लिए काफी है, रात को देखा जाएगा। हमने मिलकर खाना खाया, साथ साथ बातें भी करते रहे। मालूम हुआ कि द्वारका में करीम भाई के जो 2 खास आदमी थे
उनमें एक जो तरखान का काम करता था उसका नाम ताहिर अली था, और दूसरा आदमी जो द्वारका म्यूनिसिपल कमेटी के छोटे मोटे ठेके लेता था उसका नाम रुस्तम गोहा था। गोहा शायद उसकी जात थी, ये हिंदुओं की भी जात है। उसके आबा व अजदाद ने सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। करीम भाई बताने लगे, इन दोनों में से किसी का भी किले के अंदर आना जाना नहीं, लेकिन लकड़ी का काम करने वाले ताहिर अली ने इस बात का कहीं से सुराग लगाया है कि किले के अंदर जो असलहा और फौजी साजो सामान की पेटियां जहाज से उतार कर लाई गई थी वो किले की पहली मंजिल में दरवाजे के साथ बड़े हॉल कमरे में लगा दी गई हैं। गनशिप कोबरा हेलीकॉप्टर भी डिसअसेंबल शक्ल में बड़े बड़े क्रेटों में बंद उसी हॉल में रखे हुए हैं, और ख्याल है कि दरवाजे के साथ वाले हॉल कमरे में जो साजो सामान या गोला बारूद रखा जाता है वो बहुत जल्द आगे यूनिटों को सप्लाई कर दिया जाता है। मैं बड़े गौर से करीम भाई की बात सुन रहा था। वो कह रहा था, इस इत्तला के मुताबिक हमारे पास कमांडो ऑपरेशन के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। करीम भाई कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने उसे कहा, करीम भाई, जो आदमी किले के अंदर जाकर ये खबर लाया है कि कश्मीर के महाज पर सप्लाई किया जाने वाला फौजी साजो सामान किले के बड़े दरवाजे के साथ वाले हॉल कमरे या गोदाम में रखा हुआ है, वो कौन है? करीम भाई ने कहा, असल में बात यह है कि ये हमारा अपना आदमी रुस्तम गोहा ही है, जो द्वारका में छोटी मोटी ठेकेदारी करता है। उसका उस्ताद पारसी ठेकेदार है। आजकल उसी बड़े हॉल कमरे वाले गोदाम में बड़े बड़े नए क्रेट या लकड़ी के खोखे तैयार करवाए जा रहे हैं। उसका ठेका पारसी ठेकेदार को मिला हुआ है और वही अपनी निगरानी में ये काम करवा रहा है। मेरे कहने पर एक रोज रुस्तम गोहा अपने उस्ताद पारसी ठेकेदार से किसी बहाने मिलने चला गया था, और उसी ने ये खबर लाकर मुझे दी थी कि बहरी जहाज से उतारे गए माल को वहां से ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मैंने कहा, मेरी उस आदमी रुस्तम गोहा से मुलाकात करवा दो, मैं उससे दो एक बातें करना चाहता हूँ, शायद हमारी मुश्किल का कोई हल निकल आए। करीम भाई बोला, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम आज ही रात को मेरी समंदर वाली जगह पर आ जाना, मैं रुस्तम गोहा को वहां बुला लूंगा। मैंने पूछा, तुम्हारी साहिल समंदर वाली जगह कहाँ है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम। करीम भाई कहने लगा, मैं तुम्हें रात को यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। ये झोंपड़ी वाला क्वार्टर तो मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर किराए पर लिया था। मेरी असल हाइड आउट तो साहिल समंदर वाली चट्टानें हैं, जहाँ एक खो में बैठकर मैं बज़ाहिर तपस्या करता हूँ, और दिन के वक्त इधर उधर के लोगों को दिखाने की खातिर बाहर निकल कर रेत पर सूरज देवता के सामने मुंह करके बैठ जाता हूँ। लोग यही समझते हैं कि मैं सूरज की पूजा कर रहा हूँ, ये इसलिए कि किसी को मुझ पर शक न पड़े। बहरहाल इस वक्त तो मैं अपने आदमी रुस्तम गोहा से मिलने जा रहा हूँ, ताकि मैं उसे रात को समंदर वाले ठिकाने पर आने का कह दूं। फिर शुरू रात के वक्त में अंधेरा होते ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हमें यहाँ अपने आदमियों से मिलने में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इंडियन फौज की छावनी है या एमुनेशन डिपो है, वहाँ के मुसलमानों की कड़ी निगरानी की जाती है। उसके बाद करीम भाई चला गया। मैं वहीं सफ पर लेटा रहा और अपने मिशन की तफसीलात पर गौर करता रहा। मेरे जहन में एक मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना शुरू हो गया था। शुरू रात में करीम भाई आकर मुझे साहिल समंदर पर वाक़े अपने हाइड आउट में ले गया, जहाँ समंदर का साहिल दूर तक फैला हुआ था। एक जानिब द्वारका शहर की और दूसरी जानिब द्वारका किले की रोशनियां नजर आ रही थी, जहाँ रेत पर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। एक चट्टान की खो में करीम भाई ने अपना जोगियों वाला ठिकाना बना रखा था। एक करमंडल और पानी से भरा हुआ पीतल का कटोरा भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद द्वारका में करीम भाई का खास आदमी रुस्तम गोहा भी आ गया। दुबला पतला आदमी था, गुजरातियों की तरह कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कंधे के साथ छतरी लटक रही थी, पाँव में चप्पल थी। करीम ने मेरा तारुफ करवाया। उसने अस्सलाम वालेकुम कहकर मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वो भी करीम भाई की तरह बीड़ी पीता था। आसमान साफ था, समंदर की तरफ से मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। हम वहीं अंधेरे में चट्टान के पास पत्थरों पर बैठ गए। मैंने रुस्तम गोहा से पूछा, भाई क्या तुम दोबारा किले के अंदर और खास तौर पर उस गोदाम के अंदर जा सकते हो जहां जहाज से फौजी सामान उतार कर रखा गया है? रुस्तम गोहा सोच में पड़ गया, फिर बोला, किले के अंदर फौजी किसी बाहर के आदमी को नहीं जाने देते। मेरा पारसी उस्ताद चूंकि अंदर काम करवा रहा है तो एक बार उससे मिलने और असलहा वगैरह का सुराग लगाने चला गया था। उसको बड़ी मुश्किल से मुझे साथ ले जाने की इजाजत मिली थी। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, रुस्तम भाई यूं समझ लो कि खा कितनी मुश्किल पेश आए, खा तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें किले में हर हालत में दाखिल होना होगा और उस गोदाम में जाना होगा जहाँ जहाज से उतारा हुआ फौजी सामान पड़ा है। यूं समझ लो कि ये एक दीनी फरीजा है जो तुम्हें अदा करना है। रुस्तम गोहा अगरचे दुबला पतला सा आदमी था, लेकिन मालूम हुआ कि उसके सीने में शेर दिल मुसलमानों वाला जज्बा कार फरमा है। उसने सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक माथे पर उंगलियां फेरते हुए सोचा, फिर फैसला को लहजे में कहा, मैं किले के अंदर चला जाऊंगा, ये बताएं कि मुझे वहां जाकर करना क्या होगा। मैंने खुश होकर कहा, रुस्तम भाई मैं तुम्हारी दलेरी से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ।
हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ऐसा ही दलेर बनना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किले के अंदर जाकर क्या करना है। मैंने रुस्तम को सारी बात समझा दी। मैंने उसे बताया कि किसी तरीके से मुझे असलहे के गोदाम का नक्शा या खाका मालूम होना चाहिए कि मीडियम फील्ड गनों के क्रेट कहाँ पड़े हैं, कोबरा हेलीकॉप्टरों के डिसेंबल क्रेट गोदाम में किस जगह रखे हैं, गोदाम में गोला बारूद का जखीरा भी है या नहीं, रात के वक्त वहाँ गार्ड ड्यूटी की क्या पोजीशन होती है, और क्या गोदाम के अकबी समंदर को लगने वाली दीवार में कोई रोशनदान है या नहीं। और ये दूसरी सारी मुतल्लिका तफसीलात समझाते हुए मैंने रुस्तम गोहा से कहा, रुस्तम भाई ये तफसील मुझे जैसे भी मुमकिन हो कल शाम तक जरूर मिल जानी चाहिए। ये काम तुम्हें हंगामी बुनियादों पर करना पड़ेगा। करीम भाई भी रुस्तम की तरफ देख रहा था। वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हो अपने पारसी उस्ताद के साथ तुम खुद किले में जाओ और खुद असलहे के गोदाम का पूरा नक्शा जहन में तैयार करके ले आओ। क्या तुम ऐसा करोगे? रुस्तम भाई अंधेरे में हमारी तरफ देख रहा था और किसी गहरी सोच में भी था। कहने लगा, मैं आखिरी हद तक कोशिश करूंगा, बस यूं समझ लीजिए कि मैं कोई कसर न उठा रखूंगा। मैं कल दोपहर के बाद आपको उसी जगह रिपोर्ट करूंगा। जब रुस्तम भाई चला गया तो करीम भाई मुझसे कहने लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि रुस्तम ये काम कर गुजरेगा। मैंने कहा, दोस्त वक्त बहुत कम रह गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाए। करीम भाई जो उस वक्त भी हिंदू साधु के भेष में था कहने लगा, रुस्तम बड़ा होशियार और असर और रसूख वाला आदमी है, ये हमें मायूस नहीं करेगा। अब तुम ऐसा करो कि अपनी झोंपड़ी वाले क्वार्टर में चले जाओ। जिस वक्त भी रुस्तम कोई खबर ले आया मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम वहां से मत हिलना। मैं वापस झोंपड़ी नुमा क्वार्टर में आ गया। रात गुजर गई। अगले रोज मैं वहीं झोंपड़ी में ही रहा। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर द्वारका के बाजारों का एक चक्कर लगाया। मैं भी जैनी साधुओं वाले बहरूप में था, मुझ पर किसी को शक नहीं हो सकता था। वहां मेरे जैसे कई साधु लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। एक ढाबे में बैठकर थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस अपनी झोंपड़ी नुमा क्वार्टर में आ गया। दोपहर के वक्त मुझे दूर से करीम भाई और रुस्तम भाई आते दिखाई दिए। मैं झोंपड़ी के बाहर ही झूठ मूठ का आसन जमाए बैठा था। इन दोनों को देखकर मैं झोंपड़ी के अंदर चला गया। दोनों अंदर आ गए। करीम भाई ने दरवाजा खुला ही रहने दिया। बाहर कोई आदमी नहीं था। जब दोनों मेरे करीब सफ पर बैठ गए तो मैंने पूछा, कुछ काम बना? करीम भाई का चेहरा लटका हुआ था। कहने लगा, मामला मुश्किल नजर आता है। मैंने रुस्तम भाई की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या किले में जाने का कोई सबब नहीं बन सका? रुस्तम भाई कहने लगा, जामनगर के फौजी गैरिजन से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई कैप्टन हरिनाथ असलहे के जखीरे की चेकिंग और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने आ रहा है। इस वजह से किले के अंदर बाहर के आदमियों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सिर्फ मेरा पारसी उस्ताद और उसके 2 कारीगरों को अंदर जाने की इजाजत है। बाहर से जो सफाई करने वाले कभी कभी बुला लिए जाते थे उनको भी रोक दिया गया है। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में लहरा गया। रुस्तम भाई ने मेरा मसला हल कर दिया था। मैंने उससे पूछा, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ जामनगर से कब पहुंचेगा? रुस्तम भाई बोला, मेरे पारसी उस्ताद ने मुझे ये सब कुछ बताया था। वो कह रहा था कि 2-1 दिन में ये ऑफिसर किले में पहुंच जाएगा। करीम भाई ने तजस्सुस के साथ मेरी तरफ देखा। तुम कैप्टन हरिनाथ के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैंने रुस्तम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, रुस्तम भाई क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के उस कैप्टन हरिनाथ के जामनगर से चलने और द्वारका पहुंचने का सही वक्त और तारीख मालूम हो जाए और इस बात का भी सुराग लग सके कि वो जामनगर से फौजी तैयारे में आ रहा है या फौजी गाड़ी में? ये सारी तफसील बहुत जरूरी है। रुस्तम कहने लगा, मैं आज शाम अपने पारसी उस्ताद से मिलकर ये सब कुछ किसी तरीके से मालूम कर लूंगा, मगर शर्त यह है कि उसे भी ये सारी बातें मालूम हो। मैंने कहा, वो किले के अंदर अपने मजदूर ले जाकर उनसे काम करवाता है। मुझे यकीन है कि उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन की आमद के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। तो मुझसे मिलकर पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। करीम भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि मैंने कमांडो ऑपरेशन की हिकमत अमली सूरत हाल के मुताबिक बिल्कुल बदल दी थी। जब रुस्तम भाई दूसरे दिन सुबह आने का कहकर चला गया तो करीम भाई मुझसे पूछने लगा कि मैं किस किस्म का प्लान बना रहा हूँ। जब मैंने उसे अपने खुफिया प्लान की तफसीलात बताई तो वो पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर सोच में पड़ गया। कहने लगा, इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। ये तलवार की धार पर नंगे पांव चलने वाली स्कीम है। जरा सी बेहतियाती हमारे मंसूबे को खाक में मिला सकती है। मैंने करीम भाई का हाथ दबाते हुए कहा, मेरे दोस्त, मुझे सबसे पहले अल्लाह पर और उसके बाद अपनी कमांडो ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। ऐसा न हो कि कैप्टन हरिनाथ फौजी तैयारे के जरिए आ जाए। अगर वो सड़क के रूट पर से आ रहा होगा तो यकीन करो मेरा मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो अगर वो सड़क के रूट पर से आ रहा होगा तो यकीन करो मेरा मंसूबा कभी नाकाम नहीं हो सकता। रात गए तक मैं, करीम भाई अपने नए कमांडो ऑपरेशन की तमाम जुज़ियात पर गौर फिक्र करते रहे। मंसूबा पेचीदा जरूर था, उसमें हर कदम पर राज फाश हो जाने और मेरे पकड़े जाने का खतरा था।
लेकिन दूसरी सूरत में तीर ठीक निशाने पर जाकर बैठता था। रात 11 बजे के करीब करीम भाई मुझे अपनी झोंपड़ी नुमा क्वार्टर में छोड़कर अपने हाइड आउट की तरफ चला गया। सुबह बहुत जल्दी आ गया। अभी पौ फट रही थी, उसने आते ही मुझे जगा दिया। कहने लगा मैं रात को सो नहीं सका। यही ख्याल आता रहा कि अगर हमारा मंसूबा नाकाम हो गया तो ये जितने कोबरा हेलीकॉप्टर, मीडियम फील्ड गन्ने और गोला बारूद जहाज में आया है और द्वारका के किले में डंप है, ये सारे का सारा कश्मीरी मुजाहिदीन पर इस्तेमाल होगा। मैंने करीम भाई से कहा, दोस्त, एमुनिशन से भरी हुई जो गाड़ी हमने मडघाट के स्टेशन पर उड़ाई थी उसके बारे में भी हम इसी तरह सोचते थे, मगर उसका जो हशर हुआ वो सारी दुनिया को मालूम है। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, अगर हमने अक्लमंदी, होशियारी और साबित कदमी से काम लिया तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये बताओ कि रुस्तम भाई सुराग रसानी करके कब आ रहा है? मेरा ख्याल है वो दोपहर से पहले नहीं आएगा। उसे अपने पारसी ठेकेदार उस्ताद के घर जाकर सारी तफसीलात मालूम करनी होगी। दुआ करो कि पारसी ठेकेदार को ये सारी बातें मालूम हो। दोपहर तक करीम भाई मेरे पास ही रहा। हम दोनों साधु जोगियों के रूप में झोंपड़ी के बाहर बैठे वहां से गुजरने वालों को देखने के लिए मनकों की माला का जाप करते रहे और एक दूसरे से बातें भी करते रहे। दोपहर के बाद दूर से हमें रुस्तम भाई आता नजर आया। करीम भाई बोला, रुस्तम आ गया है, हमें झोंपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए। हम एक दूसरे के पीछे उठकर झोंपड़ी के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद रुस्तम भाई भी सीधा झोंपड़ी में आया और हमारे पास सफ पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। करीम भी खामोश था। रुस्तम भाई ने कहा, मुझे जो बातें मालूम हुई हैं वो ये हैं कि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ जामनगर के फौजी गैरिजन से चेकिंग के लिए आ रहा है, ये पहले राजपूत राइफल्स की सिग्नल कोर में था। दूसरी बात जो खास तौर पर मैंने मालूम की है वो ये है कि ये कैप्टन पहली बार द्वारका फोर्ट में चेकिंग के लिए आ रहा है। इससे पहले वो फोर्ट में कभी नहीं आया। तीसरी बात ये मालूम की है कि कैप्टन हरिनाथ आज और कल का दिन छोड़कर परसों दोपहर के बाद फौजी जीप में अपने अर्दली के साथ जामनगर से चलेगा और महामपुरी और गादरा से होता हुआ शाम होने से पहले पहले द्वारका फोर्ट पहुंच जाएगा। मेरे लिए ये मालूमात बहुत थी। हकीकत यह है कि मुझे इतनी तवक्को ही नहीं थी जितनी मालूमात रुस्तम भाई हासिल करके आया था। उसके बाद मैंने रुस्तम को भी अपने कमांडो ऑपरेशन से आगाह कर दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने एक बार फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये कैप्टन हरिनाथ किले में पहली बार आ रहा है और इसे वहाँ किसी फौजी अफसर या जवान ने नहीं देखा? रुस्तम भाई कहने लगा, मेरे पारसी उस्ताद ने अपनी तरफ से जो खोज लगाया है उसके मुताबिक तो ये फौजी अफसर पहली बार द्वारका आ रहा है और इसे वहाँ किसी अफसर या जवान ने आज तक नहीं देखा। इस नुक्ते के बारे में मुझे सबसे ज्यादा फिक्र थी क्योंकि इसी एक नुक्ते पर मेरे कमांडो ऑपरेशन की कामयाबी का या नाकामी का दारोमदार था। मैंने रुस्तम से कहा, मैं चाहता हूँ इस बारे में तुम एक बार फिर भरपूर तरह से सुराग रसानी कर लो कि ये हिंदू कैप्टन द्वारका फोर्ट के फौजी जवानों और अफसरों के लिए बिल्कुल नया चेहरा है। करीम भाई ने भी रुस्तम से यही कहा कि वो पूरी तरह इस बारे में तसल्ली कर ले। रुस्तम बोला, फिर मैं कल शाम को ही उसकी बाबत आपको कुछ बता सकूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल शाम को यहाँ आकर बता देना, तब तक हम दूसरी जरूरी तैयारियां करते हैं। 2 दिन बाकी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टारगेट का हमने तयन कर लिया है, शिकार को निशाने की जद में ले लिया है, अब सिर्फ ट्रिगर ही दबाना है। जब रुस्तम दूसरे दिन शाम को आने का कहकर चला गया तो मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई, हमें अभी चलकर जामनगर से द्वारका आने वाली सड़क की रेकी करनी होगी। उसका जायजा लेकर द्वारका के करीब कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां बड़ी सड़क में से कोई छोटी सड़क निकलकर दरख्तों, झाड़ियों या किसी भी तरफ जाती हो। करीम भाई ने कहा, ये सारी सड़क मेरी देखी हुई है। महामपुर कस्बा आधे रास्ते में है, गादरा का कस्बा द्वारका से सड़क पर 20-30 मील पर है। हम यहाँ कोई जगह तलाश कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं ये काम अभी कराना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी काम भी है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हें ही करना होगा। वो काम ये है कि कहीं से इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवानों की पूरी वर्दियां चाहिए, 2 पिस्तौल भी बेल्ट के साथ हों, खा वो नकली ही क्यों ना हो। मैं इस कमांडो ऑपरेशन में फायरिंग नहीं करूंगा। तुम्हारे पास एक चाकू होना चाहिए। मुझे चाकू की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस के कैप्टन हरिनाथ की वर्दी खून आलूद नहीं होनी चाहिए। करीम भाई कुछ देर गौर करने के बाद बोला, फौजी वर्दियां यहाँ द्वारका में नहीं मिलती, ये हमें जामनगर के पुराने बाजार से मिल जाएंगी। इसके लिए मैं आज ही जामनगर चला जाऊंगा। कल सुबह दोनों वर्दियां फौजी यूनिट और मिलिट्री पुलिस की खास टोपियां जिनका इंडियन मिलिट्री पुलिस में इसी साल रिवाज हुआ है लेकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से द्वारका जामनगर सड़क पर चलते हैं। मेरे साथ आओ, अब हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।